हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में, और हमने डिस्कस किया है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। आप बिना सूक्ष्मदर्शी के इन्हें नहीं देख सकते हैं, जो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब आपने कहा इनके जो क्लासेस होती हैं अलग अलग होती है। जैसे बैक्टीरिया का अगर आप ये देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, और यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। तो हमने जब क्लासेस पढ़ी थी तब डिस्कस किया था क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, इट मीन्स कि न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, और आपने कहा इस प्रकार के जो सेल है वो प्रोकैरियोट है, एक कोशिकीय है, यानी कि एक ही कोशिका है यहाँ पर। जैसे हमने बात की है, हमने कहा कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस यानी कि हमें बहुत सारे असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो आपने कहा कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं सिर्फ उनमें एक ही कोशिका होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, गोल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप हो सकता है। अलग अलग शेप यहाँ पर हो सकती है बैक्टीरिया की। दूसरा ग्रुप है फंगस यानी कि फंजाई आपने कहा यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक इनमें फीचर जो आया है, ये प्रोकैरियोट नहीं होंगे बल्कि ये क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे। जैसे बैक्टीरिया आपने क्या बोला प्रोकैरियोट है, तो ये क्या होंगे यहाँ पे यूकैरियोट होंगे। इट मीन्स कि कवक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे बात करते हैं। हमने कहा नेक्स्ट जो ग्रुप आता है प्रोटोजोआ, ये यहाँ पर यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं एल्गी की। एल्गी आपने बोला ये क्या है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्रकाश संश्लेषक होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूरोथ्रिक्स है, यहाँ पे अल्वा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके आते हैं, एल्गी के आते हैं। ये ग्रुप्स आपको बताए गए हैं। अब हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वायरस या विषाणु कहते हैं, जिसके कि काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। ठीक है, एक बेनिफिट भी होता है, एज अ वेक्टर इसे यूज़ किया जाता है। वेक्टर को आप हायर क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हमने जितना समझा था कि ये क्या कर रहा है, जीन ट्रांसफर में मदद करता है, लेकिन तब जब इसे इनएक्टिव किया जाता है या ये जो हार्मफुल जीन्स हैं इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की है क्लासेस के बारे में। अब हमारे पास आते हैं, हमने कहा कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। हैबिटेट क्या आपने कहा, एवरीवेयर, हर जगह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जा सकते हैं यहाँ पर। अब हमने बात की सूक्ष्म जीव और हमें क्या यहाँ पर संबंध है, तो हमने कहा संबंध है कि ये हमारे जीवन से संबंधित है, कुछ हमें हेल्प देते हैं, कुछ हमारी सहायता करते हैं, यानी कि कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हमने का एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से गुड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो गुड ऑर्गेनिज्म में जब आपने देखा तो सबसे पहले आपने बात की है दही के, जिसमें गुड बैक्टीरिया की आपने बात की, एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा हमने कहा ब्रेड और केक बनाने में आपने कहा गुड ईस्ट की बात कर, गुड फंगस की बात करते हैं, जो अच्छी फंगस होती है उसके एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं ईस्ट यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट की एक फंगस है। वहीं अगर गुड फंगस की हम बात करें तो हमने कहा मशरूम है, जो मशरूम हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपने कहा कि कुछ औषधीय उपयोग होते हैं, तो इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ गुड फंगस भी होगी, जो कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग मेडिसिन को बनाती है। एग्जाम्पल क्या है मेडिसिन के, आपने कहा कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं। अब आते हैं वैक्सीन, और आपने कहा वैक्सीन में आपने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प करते हैं मेमोरी सेल को बनाने में और एंटीबॉडीज बनाने में। पूरी प्रोसेस हमने देखी थी, और आपको ध्यान होगा कि हमने एक बेसिक सा आइडिया लिया था इम्यून सिस्टम का, इम्यूनिटी का, और इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, मेमोरी सेल और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीजन क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था।
और इसी के साथ साथ आपने पैथोजन की भी बात की थी कि पैथोजन क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया, कुछ फंगस भी होती हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ कवक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को यहाँ पर बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पर्यावरण की सफाई करेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे यहाँ पे अपघटन का कार्य करते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बल्कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमें। तो आपने यहाँ पर कुछ डिजीज देखी है, कुछ बीमारियां देखी हैं, जैसे मलेरिया। आपने कहा मलेरिया को कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ की हमने बात की थी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम यहाँ पर आता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करता है, मलेरिया का जो कारण है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन फैलाने का काम कौन कर रहा है, आपने कहा फीमेल जो एनोफिलस मॉस्किटो है वो फैलाने का काम कर रही है। दूसरा आता है डेंगू। डेंगू जो कॉज करता है वो फ्लैवी वायरस करता है, इसे पहुंचाने का काम करेगा कौन, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। तो आपने ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। इसी के साथ हमने एक यहाँ पे पूरा चार्ट यहाँ पे नोट किया था और चार्ट डिस्कस किया था। इसी के साथ आपको होमवर्क दिया गया था। जैसे आपने कहा कि ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आती है ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। किस किस की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस है बैक्टीरिया की वजह से है, मीजल्स है वायरस की वजह से, चिकन पॉक्स है वायरस की वजह से, पोलियो है वायरस की वजह से, कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, और जो स्लीपिंग सिकनेस है वो भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो फैलता कैसे है, हवा के माध्यम से फैलता है। मीजल्स जो होते हैं वायरस की वजह से होते हैं, तो फैलता कैसे है, हवा के माध्यम से। चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होता है, हवा और कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। पोलियो भी वायरस की वजह से होता है और ये भी हवा और कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और पानी या खाने से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये पानी की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, पानी की वजह से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मॉस्किटो की बाइट से फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, टीएससी फ्लाई से यह फैलता है। तो क्या समझे हम ये समझे कि यहाँ पर क्या है, मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो भी बीमारियां होती है, एक तो वो कम्युनिकेबल होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, और इनके फैलने के मुख्य कारण होते हैं हवा, पानी और भोजन, ठीक है। दूसरा, आपको होमवर्क दिया गया था कि ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम लिखिए। ऐसे ही आपने सारे टेबल को यहाँ पे नोट किया था। मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क यहाँ पे नोट किया होगा। आगे जा करके मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी एक एक करके, जैसे हेपेटाइटिस बी किस वायरस की वजह से होता है, नाम बताइए। जैसे कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, नाम बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे किए जाएंगे तो तब आपको पता होने चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो ह्यूमंस की बात, आते हैं प्लांट्स से। प्लांट्स में हमने कहा कौन कौन सी बीमारियां होती है, सिट्रस कैंसर है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, रस्ट ऑफ व्हीट है जो फंगस की वजह से होता है, येलो बीन मोज़ेक ऑफ भिंडी वायरस की वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने बात की थी, बात करेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग क्या, सिंपल सी चीज है। जब भी खाने, आपने कहा जो खाना है, खाना जब दूषित हो जाता है, खाना जब खराब हो जाता है, खाना खराब होने का मतलब है कि जब आप क्या करते हैं, खाने को आपने कुछ दिनों तक यहाँ पे बाहर रखा है और टेम्परेचर क्या है, हाई है। जैसे सर्दियों में आप देखते हैं खाना जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मियों की बात है, तो आप देखते हैं खाना अगर आपने सुबह आपने सब्जी बनाई है और शाम तक आपने उसे बाहर रखा है तो खराब हो जाएगी। तो टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पर, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी डेवलप होते हैं। तो आपने खाना बनाया, खाना आपने फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा है, और इसमें क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं वो इस खाने को खाने लगेंगे और इसे क्या करेंगे, खराब कर देंगे। तो खाना खराब होने पे हमने कहा खाने का रंग, खाने की गंध और खाने का स्वाद, तीनों चीजें चेंज हो जाती हैं। आप देखते हैं कि खाना आपको अजीब सा दिखने लगेगा, ठीक है, उसका रंग चेंज हो जाएगा, स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी। अब अच्छी स्मेल की जगह आपने कहा अब आपको अजीब सी स्मेल वहाँ पे फील होगी।
स्वाद उसका बदल जाएगा, स्वाद उसका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप चुके हैं और उसने खाने को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। अगर ऐसे खाने को कोई खाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उसके पेट में भी चले जाएंगे, उसके स्टमक में चले जाएंगे। और जब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं तो बहुत बीमारियां जो है वो कॉज करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे वॉमिट होने लगती है, जैसे यहाँ पे लूज मोशन और वॉमिट दोनों एक साथ होने लगते हैं। तो इस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है कि पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है। इस केस में क्या है, आपने कहा फूड पॉइजनिंग होती है। अगर फूड पॉइजनिंग का टाइम पे इलाज नहीं किया गया, अगर आपने तुरंत डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो इस केस में किसी की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए फूड पॉइजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार फूड पॉइजनिंग के बारे में। हमने कहा when the microorganism contaminate the food, they sometimes produce toxic substances which leads to the ill health of a person consuming it and has health problems like vomiting and need to be taken to hospital. This condition of consuming food contaminated with a microorganism is called food poisoning. क्या बोला हमने कि जब सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित करते हैं तो वे कभी कभी जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसे खाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं और उल्टी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन के सेवन की इस स्थिति को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, क्योंकि फूड अब क्या हो गया है, पॉइजन में कन्वर्ट हो गया है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, इजी है, एक बार आप लोग फूड पॉइजनिंग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फूड को प्रिजर्व यानी कि भोजन को संरक्षित कैसे रखा जा सकता है। आप ज़्यादा देर तक भोजन को कैसे यहाँ पर संरक्षित करके रख सकते हैं। तो एक बार आप लोग फूड पॉइजनिंग पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि हम भोजन को संरक्षित कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक कैसे चला सकते हैं। इसकी कुछ विधियां आती हैं और मोस्टली आप देखते हैं कि घर में जो विधियां हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे घरों में यूज़ भी की जाती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या वो विधियां हैं। कुछ पारंपरिक विधियां आएंगी कि जिससे हम भोजन को ज़्यादा लंबे टाइम तक रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है एज डिस्कस्ड अबव कंटेमिनेशन of the food by microorganism leads to change the color and taste of the food। यानी कि क्या बताया गया है आपको, हमने कहा जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन के संदूषण से भोजन के रंग और स्वाद में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हमें पता है। Several methods can be followed to prevent this microorganism attack. Some of them are as follows। आपने कहा इस सूक्ष्म जीव के हमले को रोकने के लिए कई तरीकों का पालन किया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले केमिकल मेथड्स आते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स का आप यूज करेंगे। जैसे आपने कहा जनरली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड दीज आर टर्म प्रिजर्वेटिव्स। एग्जांपल सॉल्ट इन पिकल्स, सोडियम बेंजोएट इन जैम्स। आपने कहा आमतौर पर लवण और खाद्य तेलों का उपयोग उनकी यानी कि सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा इन्हें पारंपरिक परिरक्षक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अचार में जैसे नमक डालते हैं और जैम में जैसे कि सोडियम बेंजोएट ऐड किया जाता है। तो ये क्या है, प्रिजर्वेटिव है। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जो अचार है उसमें क्या यूज किया जाता है और जो जैम है उसमें क्या यूज किया जाता है। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को केमिकल मेथड यहाँ पे लिखने हैं और उनमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स आप यूज कर रहे हैं उन्हें लिखना है। तो आपने कहा केमिकल मेथड में पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे आपकी जो केमिकल मेथड है उसमें आप जो अचार है उसे कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करके। ठीक है, और जैम्स में सोडियम बेंजोएट को ऐड करके उसे प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नहीं पनपने देते हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे।
चलिए और मेथड्स जो हमारे पास आते हैं उनको हम देख लेंगे एक बार। अब आते हैं कॉमन सॉल्ट। आपने कहा दिस इज कॉमन प्रैक्टिस वेयर मीट एंड फिश और सम फ्रूट्स लाइक अ रॉ मैंगो, टर्मरिक एक्सेट्रा आर कवर्ड विद सॉल्ट टू लर्स देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आपने कहा जो एक कॉमन सॉल्ट है जिसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये एक आम प्रथा है जहाँ मांस मछली या कच्चे आम या इमली आदि जैसे कुछ फलों को लंबे समय तक चलाने के लिए नमक से क्या किया जाता है, ढका जाता है। नेक्स्ट आता है शुगर। Some food items like jams and jellies are preserved in sugars which reduce the moisture to inhibit the growth of microorganism। आपने कहा जैम और जेली जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को चीनी में संरक्षित किया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए नमी को कम कर देते हैं। अब आपने देखा होगा जब आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन की, ठीक है, तो आपने कहा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन आपने पढ़ा था उसमें जब लास्ट में हमने देखा था कि जो हमारे पास उत्पाद आया है, जो हमारे पास अनाज आया है, उसे संरक्षित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या था कि आप उसे अच्छे से सुखा लेते हैं। अनाज जो है आप उसे अच्छे से सुखा लेंगे जिससे कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से जो मॉइस्चर है वो ना बचे। तो यहाँ पे भी सेम यही कर रहे हैं कि आपने कहा जैम और जेली जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में चीनी को ऐड किया जाता है जो मॉइस्चर यानी कि नमी को कम कर देता है, क्योंकि जहाँ नमी होगी वहाँ आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और फंगस आपने देखी कि वही होती है जहाँ पर आप क्या देखते हैं, नमी देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वहाँ पर क्या होता है, फंगस होती है, इजिली वो ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो दो मेथड हमारे पास ये आते हैं। ऑयल एंड विनेगर की अगर हम बात करें, आपने कहा दिस इज ऑल्सो यूज्ड कॉमनली, this is also used commonly as the microorganism can't live in such conditions, this is widely used in making pickles। आपने कहा इसका भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव ऐसी स्थितियों में नहीं रह सकते हैं। अचार बनाने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये तो बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन मेथड जो हमारे घरों में यूज किया जाता है वो यही है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या है, आपने कहा हम अपने घरों में दूध लेके आते हैं, सभी लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि सभी के घरों में दूध को गर्म किया जाता है, दूध को बॉईल किया जाता है। तो आपने कहा वो तो क्या है, हीट ट्रीटमेंट है। आप क्या करें, टेम्परेचर या तो इतना हाई हो जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आसानी से पनप ना सके, या टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ना पनप सके। देखिए एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर दूध को आपने कहा 24 घंटे के बाद खराब होना है तो हम कोशिश कर सकते हैं 24 घंटे नहीं, एक दिन की, एक दिन के बाद अगर दूध खराब हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे दूध 2 दिन तक चले, 2 दिन के बाद खराब हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेंगे लेकिन उनके जो ग्रो होने के, उनके पनपने के जो यहाँ पे टाइमिंग है उसे हम बढ़ा सकते हैं। इसी को हम संरक्षण कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे विनेगर यूज कर लिया, तेल यूज कर लिया है, शुगर यूज कर ली है और सोडियम बेंजोएट आपने यूज कर लिया, तो इसका मतलब वहाँ पे कभी भी जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं पनपेंगे। सूक्ष्म जीव पनपेंगे लेकिन देर में पनपेंगे। अब क्या है, जो टाइम है वो आपने बढ़ा दिया है। सेम वैसा ही होता है कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो आपने कहा कि हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ पे आप दूध को गर्म कर देते हैं। पहली चीज तो ये है। दूध के साथ ही दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि जब दूध ठंडा हो जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो पहले तो हीट ट्रीटमेंट दिया है, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं जिससे कि जो सूक्ष्म जीव है वो ना पनपे। सेम वैसे ही खाने के साथ भी किया जाता है कि खाने को आप क्या करते हैं, फ्रिज में यहाँ पे रख लेते हैं जिससे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए सबसे बेसिक तरीका हमारे घरों में जो यूज किया जाता है, आपने कहा इसे स्टोर करने के लिए दूध को उबालना एक आम बात है। दूध में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए दूध को गर्म करने की विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। यानी कि आपने क्या बोला, इट इज द कॉमन प्रैक्टिस टू बॉयल मिल्क इन ऑर्डर टू स्टोर इट। द मेथड ऑफ हीटिंग मिल्क टू एलिमिनेट द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन, पार्चुराइजेशन, ठीक है, पार्चुराइजेशन है। सिमिलरली स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर also prevents the growth of these microbes। आपने कहा कि इसी तरह कम तापमान पर भोजन का भंडारण भी रोगाणु की वृद्धि को क्या करता है, यहाँ पे रोकता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये कुछ तरीके आते हैं हम जिससे कि भोजन को क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक थोड़ा चला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट जो टॉपिक आता है वो है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे जैसे कि जब हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसमें से एक बेनिफिट हमने कहा था कि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहा है, यानी कि उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहा है। आपने कहा कैसे बढ़ाता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिर करता है मिट्टी में। अब हमें यही पढ़ना है कि नाइट्रोजन को एक्चुअली में स्थिर किया कैसे जाता है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव वहां पर होते हैं और इस प्रक्रिया को कैसे यहाँ पे किया जाता है। तो एक साइकिल हमारे पास आती है, ठीक है, एक साइकिल हमारे पास आती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, और इस साइकिल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस प्रकार से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे, आपके बुक में साइकिल दी गई है, और देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या चीजें होती है, सिर्फ रीड करके आना है। नाइट्रोजन साइकिल को हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।